हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें कुछ पार्ट्स आएंगे हमारे, तो ये पार्ट 1 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज आखिर किसे कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज एनी एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है वो सभी ह्यूमन एक्टिविटीज ही कहलाते हैं। तो यहाँ आपको 4 एग्जांपल्स दिख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के, है ना? 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब आगे हम लोग देखें। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। I think you are aware of economic activities and non-economic activity. If you are not aware of, let's study what is this. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? ऐसी एक्टिविटीज जो कि पैसों के लिए की जाती है, पैसे अर्न करने के लिए की जाती है। ऑल एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है जैसे पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, टीचर टीचिंग इन स्कूल एटसेट्रा। बहुत सारे। तो जहां जहां से पैसे आ सकते हैं वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। मेजरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किए हुए हैं, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस तो हमें पूरा बुक में पढ़ना ही है, बिजनेस के बारे में ही। और दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? those activities whose aim is to earn money but to satisfy social those activities whose aim is not to earn money but to satisfy social, psychological and emotional needs. इसमें क्या बोला गया कि ऐसी एक्टिविटीज जिसका कोई मोटिव नहीं है, मतलब पैसे अर्न करने का मोटिव नहीं है, बट ये मोटिव है कि टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड, यानी कि वो सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा है, मेंटल पीस के लिए अगर आप काम करते हो, है ना? दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप अपने घर में खाना बनाते हो, ये आप मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए खुद के लिए कर रहे हो, उसमें पैसे अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हो। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलते हैं, ये क्या हो गया? ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। पेरेंट्स बच्चों को कुछ सिखाते हैं, ये भी क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप बताओ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं बिजनेस। बिजनेस के बारे में आपने काफी चीज सुन रखी होगी, ठीक है। देखते हैं कि वो आपने जो सुन रखा है वो सही है या नहीं है। सबसे पहला, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हमने देख लिया कि विच इज डन फॉर अर्निंग मनी, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। तो बिजनेस क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है ना? वो बिजनेस क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है थ्रू प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके से? प्रोडक्शन करके, है ना? तो बिजनेस 2 तरीके का हो सकता है, प्रोडक्शन करके सेल करे, या फिर वो क्या करे? वो परचेज करके लाए और फिर सेल करे। तो यहाँ पे आया प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट फॉर्मली, यहाँ पे ज्यादातर फॉर्मली हम लोग परचेज के लिए प्रोक्योरमेंट वर्ड यूज करते हैं, जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस, सेट ऑफ प्रोसेस इंक्लूड करता है ना? सिंपली परचेजिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्रोक्योरमेंट इज अ फॉर्मल टर्म और ऑफिशियल टर्म यूज्ड, है ना, फॉर परचेजिंग। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट या सेल। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज 2 चीजें आ गई, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो गुड्स और सर्विसेज में? अब यहाँ पे देखो कि गुड्स क्या हो गया? गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? विच आर टेंजिबल इन नेचर। जैसे अगर मान लेते हैं कोई पेन बनाने की कंपनी है, पेन इज गुड्स फॉर दैट। अब कोई एजुकेशनल फर्म है ना? तो एजुकेशनल फर्म, एजुकेशन इज अ सर्विस। ठीक है। उसके लिए, दोनों के लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं। जैसे पेन भी आप परचेज कर रहे हो उसके लिए भी, और आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो उसके लिए फी भी लिया जाता है। एक जगह पे गुड्स है और दूसरे जगह पे सर्विस हो गया।
है ना। आप अगर मूवी देखने जाते हो तो बताओ कि गुड्स होगा या सर्विस होगा। सो आगे देखते हैं। ऑल्सो विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ, है ना, लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल भी होना चाहिए, है ना, कि अगर लॉ अगर मान्यता नहीं प्राप्त करेगा, अगर उस चीजों को रोक रहा है तो वो फिर बिजनेस नहीं होगा, दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल। ओके। सो अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे काफी चीजें देख ली बिजनेस के बारे में और डेफिनेशन पढ़ा। तो अगर आपके पास मान लेते हैं फर्नीचर है 25,000 का घर में, और आप उसे सेल कर रहे हो 30,000, ठीक है, 25,000 का 30,000, सो आपको बेनिफिट हुआ 5,000, तो क्या आप उसे बिजनेस कहोगे या नहीं कहोगे? सो इसका आंसर कुछ अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। आप इस जब तक इसको कमेंट बॉक्स में आप इस चीज को मेंशन करो कि वो बिजनेस होगा या नहीं होगा, है ना, यस और नो, वो बिजनेस होगा या नहीं होगा। तो बिजनेस के एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ टॉयज, farmer producing wheat for sale in the market, travel agencies providing traveling services. The organization pursuing the activity of business are called business enterprises or firm. तो जो भी यहाँ पे organizations इस activities को कर रही है, सो उसे business enterprise या firms भी कहा जाता है या organizations भी कहा जाता है। सो कुछ characteristics हम लोग देखते हैं कि बिजनेस के क्या क्या characteristics हैं। सो देखो बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स यहाँ पे हैं हमारे। तो सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये हमने देख लिया कि ये किस लिए किया जाता है, टू अर्न मनी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हमने देख लिया कि प्रोडक्शन होगा, प्रोक्योरमेंट होगा गुड्स और सर्विसेज का। तो गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। उसका सेलिंग होगा। सर्विसेज में क्या क्या आता है ये भी हमने देखा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। फिर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सेल भी मस्ट है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में होगा ही होगा। रेगुलरिटी इन डीलिंग, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, उसका आंसर होगा कि वो बिजनेस नहीं है ना। अगर आपने अपने घर का फर्नीचर सेल किया है एट अ बेनिफिट ऑफ 5,000, कुछ भी बेनिफिट हुआ, सो वो आपका रेगुलर काम नहीं है। रेगुलर आप घर का फर्नीचर नहीं सेल कर देते हो, लेकिन आपका फर्नीचर हाउस है, मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर आपका बिजनेस है फर्नीचर सेल करने का ही, सो उस टाइम अगर आप फर्नीचर जो है 25,000 का 30,000 में अगर आप सेल कर रहे हो, सो वो बिजनेस कहलाएगा। लेकिन आप अगर घर में ही आप क्या किए, उसको सेल कर दीजिए, तो इसका जो आंसर है कि वो रेगुलरिटी नहीं था, रेगुलर नहीं था, इसीलिए वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह के केस स्टडीज आते रहते हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के अंडर केस स्टडीज से अब बोला गया है कि केस स्टडीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप आंसर दे सको। ठीक है, सो आंसर समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बिजनेस जो है वो किस चीज के लिए होता है, इट इज डन फॉर प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो बिना प्रॉफिट का एक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है, इट इज अ फैक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में वो हो सकता है कुछ समय के लिए वो सर्वाइव कर जाए, लेकिन फॉर अ लॉन्ग रन बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, आप कितना भी बेस्ट प्लानिंग करो बिजनेस में, है ना, अनसर्टेनिटी है रिटर्न का। आपने कितने भी इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हर हाल में प्रॉफिट ही होगा, है ना, लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ अनसर्टेनिटी है, बिकॉज बिजनेस जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बेसिकली वो अनसर्टेन है ना, विच इज डायनेमिक इन नेचर, चेंजेबल है, बार बार वो चेंज होते रहता है। तो रिटर्न जो है यहाँ पे अनसर्टेन है, रिटर्न सर्टेन नहीं। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या हो गया, रिस्क इन्वॉल्व होगा बिजनेस में, क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है अनसर्टेनिटी की वजह से। अभी हमने देखा ना, अनसर्टेनिटी है, कुछ चीज श्योर नहीं है, श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते। तो पैंडेमिक कोरोना के पहले भी लोगों ने, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो बहुत अच्छा प्लानिंग किए, लेकिन अब उन्हें क्या पता था कि ऐसा पैंडेमिक आ जाएगा जो सब कुछ लॉकडाउन लग जाएगा, नए नए टर्म्स आ गए हैं कि क्वारंटीन हो गया, है ना, लॉकडाउन लग गया। अब ये सभी अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हर एक बिजनेस में होता है। अब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आग लग गया फैक्ट्री में, ठीक है, अनसर्टेनिटी। जो एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया, एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए, एम्प्लॉयज ने चोरी कर ली बिजनेस में, तो ये बहुत सारे ऐसे रिस्क हो सकते हैं। सो एलिमेंट ऑफ रिस्क है बिजनेस में। सो रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, बट रिस्क कैन नॉट बी रिमूव्ड एट ऑल, है ना, पूरी तरीके से रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। रिस्क को क्या किया जा सकता है, इट कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे, थ्रू इंश्योरेंस,
थ्रू प्रॉपर केयर। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं चोरी, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगाएंगे प्रॉपर, ये तो प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए, है ना, प्रॉपर चेक लगाया जाए, तो थेफ्ट से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है। स्ट्राइक पे एम्प्लॉयज ना जाएं तो पहले से अच्छे से हम एम्प्लॉय से 1-to-1 कनेक्शन अच्छा हमारा रहना चाहिए। सो ये सभी कुछ हमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं कि रिस्क को हम लोग क्या कर सके, कम कर सके। नाउ सेकेंड थिंग इज प्रोफेशन। सो नाउ व्हाट इज प्रोफेशन? सो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख लिया, जैसे जो बिजनेस हो गया, और अब क्या है प्रोफेशन। सो प्रोफेशन भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। ऐसे पर्सन के द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज हो और स्किल हो, विच इज यूज्ड impartially to serve various section of society, है ना। यहाँ पे पार्शियली नहीं, कोई यहाँ पे हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है, इम्पार्शियली। तो जब भी कोई सर्टेन स्किल्स है, स्पेशल नॉलेज है आपके पास, है ना, और वो क्या हो रहा है, सोसाइटी को सर्व करने के लिए की जा रही है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, सो दैट इज कंसिडर एज प्रोफेशन। अब इसके फीचर्स से और अच्छे से समझते हैं ये क्या होता है। सो सबसे पहला, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सो प्रोफेशन एक अलग एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसकी अपनी थ्योरीज है ना, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सो प्रोफेशन यानी अगर पर्टिकुलर प्रोफेशन में हमें एंटर करना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मलाइज्ड मेथड, है ना, ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे फॉर्मलाइज्ड मेथड है कि इस ट्रेनिंग को लेने का, एक्सपीरियंस को लेने का। एग्जाम्पल में आप इसको देखो कि जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है वो कौन कौन है। सो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, है ना, प्रोफेसर्स हैं, ये सभी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो अब इसमें क्या होता है कि प्रोफेशन में जनरली क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर एसोसिएशन का, पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना पड़ता है, ठीक है। आपको उसमें इनरोल करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना होता है। जैसे हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग एसोसिएशंस है। ईच प्रोफेशन मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। अगर लॉयर, आपको लॉयर के प्रोफेशन में जाना है, सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन। नाउ डॉक्टर बनने है ना इंडिया में, सो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अंडर रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है, और फॉर्मल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वहीं से एक्वायर करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से हर एक प्रोफेशन का क्या होगा कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा और उसमें रजिस्टर करना कंपलसरी होगा, ठीक है। सो अब हमारे पास है कोड ऑफ कंडक्ट। सो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। सो प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंडर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे जो मेंबर्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। वो कंपलसरी है कि मेंबर को उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। सो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जो भी आपको फाइनेंशियल कंसिडरेशन मिलने वाले हैं, सो प्रायोरिटी सर्विस को देना है, ठीक है। प्रोफेशन में प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, सर्विस को, प्रॉफिट अर्निंग को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर को प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव नहीं उसका रहना चाहिए, उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस, ठीक है। सो प्रोफेशन में सर्विस ऊपर है इकोनॉमिक कंसिडरेशन से, इसीलिए वहां पे जनरली क्या हो जाता है, कंसिडरेशन के फॉर्म में फी चार्ज की जाती है, वहां पे प्रॉफिट नहीं होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि लोग जो है वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और बदले में क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं। सो प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गया, बिजनेस का रिवॉर्ड हो गया, है ना। बिजनेस के लिए जो कंसिडरेशन है वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, आप अगर देख सकते हो कि प्रोफेशन का हमने देखा, सो प्रोफेशन का कंसिडरेशन क्या हुआ, प्रोफेशन का कंसिडरेशन हो गया फी, है ना। उसके बाद आपने देखा एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट का कंसिडरेशन क्या हो गया, दैट इज सैलरी और वेजेस, ठीक है। नाउ पीपल एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज। सो जो भी पीपल है, जो भी एम्प्लॉयड है दूसरों के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयज कहा जाता है, और जो उन्हें जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसे एम्प्लॉयर कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें क्या हो गए, इंडिविजुअल्स वर्किंग इन बैंक्स एज बैंकर, इन एन ऑफिस एज अ पियोन,
और क्लर्क और मैनेजर इन अ शोरूम एज अ सेल्स पर्सन, ये सभी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, नाउ आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला, सर्विस टू अदर्स। पहला क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे सर्विस दिया जा रहा है दूसरे को, है ना, दूसरे के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है पर्सनल सर्विस, है ना, खुद ही सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपके बिहाफ में कोई और जाके सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल का यहाँ कोई जरूरत नहीं है ना, बिजनेस में कैपिटल का जरूरत होता है। नेक्स्ट है नो रिस्क, सो यहाँ पे रिस्क नहीं है क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नो रिस्क तो कह नहीं सकते यार, हम लोग कह सकते हैं लो रिस्क, है ना, लो रिस्क कह सकते हैं कि रिस्क बहुत कम है ना। जॉब जाने का तो खतरा होता ही है, लेकिन अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका कुछ यहाँ पे पैसे नहीं लगे हुए हैं, कैपिटल नहीं लगे हुए हैं, तो उस तरह का रिस्क नहीं है एज कम्पेयर टू बिजनेस। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद फाइनेंस। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला अर्निंग प्रॉफिट। सो बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस हम लोग ऑपरेट क्यों करते हैं? सो प्रॉफिट अर्न के लिए। तो मेन एम और मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट, है ना, टू अर्न प्रॉफिट, है ना। सो प्रॉफिट हर चीज के लिए जरूरी होता है, बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है, ना ही वो बिजनेस ओपन हो सकता है, ना ही वो एक्सपैंड किया जा सकता है, ठीक है, ना ही डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे आप देखो तो और क्या इकोनॉमिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हो गए? क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। सो कस्टमर्स क्रिएट करना है, ठीक है, कस्टमर्स क्रिएट करना है हमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कस्टमर्स कैसे क्रिएट होगा? अलग अलग ऑफर्स देके हम कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर क्रिएशन के साथ साथ कस्टमर रिटेंशन भी होना चाहिए कि अगर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इसके नए नए कस्टमर्स बन रहे हैं। सो नए कस्टमर्स तो बने ही, साथ साथ में वो जो पुराने कस्टमर्स थे वो भी हमारा साथ न छोड़े, यानी रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन। सो हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस को इनोवेशंस पे भी ध्यान देना चाहिए, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा नहीं है कि अब 100 साल से अगर जो बिजनेस चल रहा है वो एक ही तरह से वो काम करते रहे, उसको इनोवेशंस लाना चाहिए अपने मेथड्स में, अपने प्रोडक्ट्स में, है ना, नए नए चीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे आज के डेट में आप देख सकते हो कि जो बिजनेस ऑपरेट हो रही है वो बिजनेस एआई का यूज कर रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को इनहेंस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन, है ना, यानी कि जितना हो सके उतना उसका यूटिलाइजेशन करना है, कम से कम वेस्टेज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बिजनेस में कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। सो हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है? वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी भी हमें यहाँ पे बढ़ाना होता है। सो दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो ये चीजें इसमें आ गई। आगे देखते हैं। सो ये हो गया हमारा क्या? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स फोकस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सो देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों जरूरी होता है? सो बेसिकली क्या है कि बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, है ना, बिजनेस क्या है? सोसाइटी का ही पार्ट है। वो एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है? सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेता है? सोसाइटी से लेता है। मैन्युफैक्चर कहाँ करता है? सोसाइटी में मैन्युफैक्चर करता है। और सेल कहाँ करता है? सेल भी सोसाइटी में करता है। सो प्रॉफिट भी वहीं से वो क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। सो आप अगर जब देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली अगर देखें, सो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो अब अगर आप किसी के पार्ट हो, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सो यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल। सो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है सोसाइटी के प्रति कि आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे? सोसाइटी से ही गुड्स लिया है, सोसाइटी से ही प्रॉफिट आप मेक कर रहे हो। सो यू नीड टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, ओके। सो क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकती है
एक बिजनेस की, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, टू क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। सो जो भी प्रोडक्ट बिजनेस बना रही है वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी गुड्स होना चाहिए, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं करना चाहिए जो जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचे। सो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, प्राइसेस भी फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कुछ आ रहा है और मल्टीपल टाइम्स वो उससे ज्यादा अर्न कर रही है। सो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कंज्यूमर लुक एट आईएसआई मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स, एफपीओ मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, हॉल मार्क्स ऑन ज्वेलरीज। ठीक है। सो अब बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन तो है ही कि उन्हें आईएसआई मार्क, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है तो आईएसआई मार्क वाले प्रोडक्ट उसके होने चाहिए, फूड प्रोडक्ट है तो एफपीओ मार्क होना चाहिए, अगर ज्वेलरीज है सो हॉलमार्क होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो एंटी सोशल, जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है वैसे प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं, जैसे एडल्ट्रेशन, प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करनी है ना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, होर्डिंग बैक ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं करना है, making false claims in advertisement to mislead and exploit people is an example of unfair trade practices. So advertisement में अब दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज मिलेगा और एक्चुअल में लेने गए तो बहुत कम मिल रहा है ना। एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि बर्गर जो है, सो बर्गर आपका इतना बड़ा है ना, और वो सिर्फ और कितना है 49 रुपीज में इतना बड़ा बर्गर मिल रहा है, और अब जब एक्चुअल खाने जा रहे हो तो ये इतना छोटा सा बर्गर आपको दिया जा रहा है। ठीक है। और 49 में प्लस आपको फिर और टैक्सेस भी ऐड कर दिए गए। सो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। ठीक है। लोगों को मिसलीड करना कि आप ऐसा करोगे ना कि ये क्रीम लगाओगे तो 7 दिन में गोरापन आ जाएगा, है ना। सो अब ये चीजें क्या है, दिस इज मिसलीडिंग एंड एक्सप्लॉइटेटिव टू दी पीपल। ठीक है। सो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बिजनेस को नहीं फॉलो करना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिस सोसाइटी में जिस जगह पे वो रह रही है, बिजनेस एग्जिस्ट कर रही है, उस जगह के लिए उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। ठीक है। सो बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। ओके। हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर, ये भी है। ठीक है। हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल पीपल के लिए भी अलग वहाँ पे केयर रहना चाहिए, उनको भी काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर। सो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी काम करना है, जो एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है उनके लिए भी, जैसे क्या क्या होना चाहिए। सो वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, फेयर वेजेस होना चाहिए, फैसिलिटीज भी कुछ मिलने चाहिए, जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज है ना, मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट है ना, और फिर जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सभी भी। सो गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स में जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सभी ये काम करती है, जैसे आप देखोगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल, तो इन सभी में ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल की जाती है एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है। सच वेलफेयर फैसिलिटीज हेल्प टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ सोशल वेलफेयर। सो सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए क्या क्या, सो जैसे लाइब्रेरी, dispensary, educational institutions are certain combinations which business can make and help in the development of community. So Tata is the best example, है ना। टाटा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टाटा की तरफ से बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, है ना, अनाथ आश्रम, ये बहुत सारी चीजें ऑपरेट की जाती है। सो सोसाइटी के लिए बेसिकली टाटा बहुत कुछ करती है, तो उसी तरह से बहुत सारे बिजनेसेस भी ये काम कर रही है ना। सो बिजनेसेस को सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। सो बिजनेस में प्रॉफिट का आखिर रोल क्या है। सो ये ज्यादा डिस्कस करने का हमारा टॉपिक है ही नहीं, है ना। सबसे पहला है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा सो लॉन्ग सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कुछ समय के लिए आप सर्वाइव कर पाओगे, कर लोगे, कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये भी सोच के कि अच्छा अभी नया बिजनेस है, अभी हो सकता है कि नुकसान हमारा हो जाए, है ना, अभी ज्यादा कस्टमर्स नहीं है, सो स्टार्टिंग में लॉस हो जाएगा, तो आप कुछ समय तक सर्वाइव भी कर लोगे, बट फॉर द लॉन्ग रन यू नीड प्रॉफिट। तो अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए आपको लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिजनेस को अगर ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, किस तरीके से, सो ब्रांचेस अगर बढ़ाने हैं,
है ना, उसके लिए भी प्रॉफिट का जरूरत होगा। एक्सपैंड करने हैं मल्टीपल ब्रांचेस के साथ साथ आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करने हैं, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करना है। सो अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का ही इंतजाम, यानी प्रॉफिट का ही जरूरत होगा। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, है ना, वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा कंपनसेशन बोनस दिया जाता है, ठीक है, नए नए मशीनरीज इंड्यूस की जाती है और उस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सभी कब हो पाएगा पॉसिबल, जब प्रॉफिट अच्छा होगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये होगा तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया अपने ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे गुडविल बढ़ाना, प्रेस्टीज बढ़ाना सोसाइटी में, ठीक है, वो भी प्रॉफिट से ही होगा। प्रॉफिट होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो सोसाइटी के लिए भी बिजनेस कर पाएगी, है ना, प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट होगा, सो बिजनेस के लिए भी अच्छे ढंग से और ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स है बिजनेस के, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, हर एक को, हर एक के डिमांड्स को फुलफिल किया जा सकता है थ्रू प्रॉफिट, ठीक है, और उनको फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल्द ही आएगा कि ये चैप्टर को हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।